नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी क्या कह रहा है? कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी और डीबीसी एक ही आधार पर है। कह रहा है और उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है 5:2 है। कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज डीबीसी की ऊंचाई क्या होगी? हाँ। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में दो त्रिभुज है, एक एबीसी है और एक डीबीसी है। और दोनों जो त्रिभुज है एबीसी और डीबीसी एक ही आधार पर स्थित है। करो कहोगे हाँ। कह रहा है कि यदि उनके क्षेत्रफल का अनुपात 5:2 है और 5:, कह रहा है कि उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 5:2 है। कह रहा है यदि एबीसी की जो ऊंचाई है, त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई जो है अगर 25 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज डीबीसी की ऊंचाई क्या होगी? तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, जिससे हम आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। तो जैसी आकृति आपके सामने दी गई है दोस्तों, तो जैसी आकृति आपके सामने दी गई है वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। तो जैसी आकृति यहाँ पर दी गई है, वैसे ही आकृति मैंने बनाने की कोशिश की है। तो ये वाला जो शीर्ष है ये हमारा ए शीर्ष है। क्या है? ए शीर्ष है। हाँ। तो ये वाला जो हमारा शीर्ष है ये हमारा बी शीर्ष है। ये वाला जो शीर्ष है ये सी शीर्ष है। ये वाला हमारा शीर्ष डी है। हाँ, ठीक है। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? देखिए हमसे कह रहा था कि दो त्रिभुज है, एक एबीसी है और एक डीबीसी है। कह रहा था कि दोनों जो है एक ही आधार पर मतलब बीसी पर स्थित है। हाँ। और कह रहा था कि इन दोनों का क्षेत्रफल जो है, कह रहा था कि इस एबीसी और डीबीसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो वास्तव में 5:2 है। 5:2 है, यही तो कह रहा था। हाँ, कह रहा था कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है 5:2 है। कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई जो है, कह रहा है ये जो ऊंचाई है अगर 25 सेंटीमीटर है, कह रहा है 25 सेंटीमीटर है, तो बताइए ये जो डीबीसी है इसकी ऊंचाई ये वाली कितनी होगी? हाँ, यही तो पूछ रखोगे। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पर स्थित हो गए। हाँ, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात, तो ऐसी स्थिति में उनकी ऊंचाई, उनकी संगत ऊंचाई का जो अनुपात होता है कुछ और नहीं, उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो उन त्रिभुज के संगत ऊंचाइयों का अनुपात जो होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। हाँ, तो अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 5:2 है तो इनकी संगत ऊंचाइयों का भी अनुपात 5:2 होगा। इसका मतलब यही है कि अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई जो है 5 यूनिट है तो इस त्रिभुज की ऊंचाई जो है 2 यूनिट है। तो अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के अनुसार देखता हूं तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? 5 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 25 है। हाँ, मतलब 5 यूनिट बराबर है 25 के। 5 यूनिट बराबर है 25 के। हाँ, 5 यूनिट बराबर है 25 सेंटीमीटर के। दोस्तों इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? तो 2 यूनिट है। अगर वास्तव में बताना है तो 2 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। तो हाँ दोस्तों 1 यूनिट जो है हमारा 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप मुझे बताइए 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो देखिए 2 यूनिट वास्तव में 10 को रिप्रेजेंट करेगा। 10 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब देखा जाए तो इस त्रिभुज की जो ये वाली ऊंचाई है, ये वाली जो ऊंचाई है ये 10 सेंटीमीटर है। क्या है? 10 सेंटीमीटर है। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी कभी नहीं। अब आइए दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। और इस पर क्वेश्चन अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, जहां ए जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में दो माध्यिकाएं बीई और सीई, बीई और सीडी खींची जाए तो ऐसी स्थिति में दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होगा कर्ण के वर्ग के 5/4 गुने के बराबर होगा। अर्थात अर्थात बीई अर्थात दोनों माध्यिकाओं का स्क्वायर, मतलब बीई और सीडी का जो स्क्वायर का सम है वो 5/4 बीसी के स्क्वायर का, मतलब कर्ण वाली भुजा के स्क्वायर का 5/4 गुना होगा। मतलब बीई स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर बराबर 5/4 बीसी स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों बीई दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होगा, दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होगा वो वास्तव में डीई स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के भी बराबर होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज यहां पर बना लेता हूं। समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज यहां पर बना लेता हूं, ठीक है। समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज यहां पर बना लेता हूं। दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष सी है, ठीक है। शीर्ष सी है, यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। दोस्तों यहां से मैंने एक माध्यिका खींची, दोस्तों यहां से बी शीर्ष से, दोस्तों बी शीर्ष से मैंने एक माध्यिका खींची बीई, ठीक है, माध्यिका खींची बीई। इसी प्रकार दोस्तों मैंने सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची, इसी प्रकार दोस्तों मैंने सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची सी डी, ठीक है। सीडी मैंने माध्यिका खींची, सीडी मैंने माध्यिका खींची। दोस्तों ये जो जहां पर दोस्तों एसी, दोस्तों पहली जो माध्यिका मैंने बी शीर्ष से खींची है वो एसी भुजा के ई बिंदु पर मिल रही है, तो हाँ। और शीर्ष से जो मैंने माध्यिका खींची है वो बी एबी भुजा के डी बिंदु से मिल रही है, तो हाँ। मैंने सीई डी और ई भुजा को ऐसे मिला दिया, डीई बिंदु को ऐसे मिला दिया एक रेखा के द्वारा, तो डीई बिंदु को मैंने एक रेखा के द्वारा मिला दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, आपको कोई आपत्ति है तो नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों अगर इस त्रिभुज एबीसी में, दोस्तों अगर इस समकोण त्रिभुज एबीसी में बी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है बीई और सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है सीडी, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होगा, ऐसी स्थिति में इन दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होगा इस कर्ण वाली भुजा के वर्ग के 5/4 गुने के बराबर होगा। इस कर्ण वाली भुजा के वर्ग के 5/4 गुने के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में बी शीर्ष से एक माध्यिका खींची जा रही है और सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची जा रही है, तो ऐसी स्थिति में दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होगा कर्ण वाली भुजा के वर्ग के 5/4 गुने के बराबर होगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक रिजल्ट और आपको याद रखना है, कि अगर इस समकोण त्रिभुज एबीसी में बी शीर्ष से और सी शीर्ष से माध्यिका खींची गई है, तो इन दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होगा, मतलब डीई स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर जो होगा वो वास्तव में डीई स्क्वायर प्लस ये जो बीसी है इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो दो रिजल्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना। पहला क्या है? पहला ये आपको याद रखना है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में बी शीर्ष से और सी शीर्ष से माध्यिका खींची जा रही है, तो दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होगा कर्ण वाली भुजा के वर्ग के 5/4 गुने के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट याद रखना है कि भैया यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में बी शीर्ष से और सी शीर्ष से माध्यिका खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होगा वो डीई स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है? हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। लेकिन ये बात कहां से निकल कर आई है? आइए हम इसकी जांच करते हैं। आइए दोस्तों हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं कि ये बात निकल कर कहां से है, कहां से ये कॉन्सेप्ट बना। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी रिजल्ट को प्रूव कर लेते हैं
तो याद आसानी से हो जाता है, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है। कहोगे हाँ, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है? कहोगे हमें यही प्रूव करना है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में 20 शीर्ष और 30 शीर्ष की माध्यिका खींची जा रही है, तो दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होगा कर्ण वाली भुजा के वर्ग में 5/4 गुने के बराबर होगा। इसी प्रकार दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होगा डीई स्क्वायर और बीसी स्क्वायर के योग के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। यही प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए दोस्तों मैंने एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाया, जहां पर ए क्या है 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बी शीर्ष से एक माध्यिका खींची बीई और सी शीर्ष से मैंने एक माध्यिका खींची सामने वाली भुजा पर सीडी, ठीक है। मैंने क्या किया दोस्तों, डी और ई बिंदु को एक रेखा के द्वारा ऐसे मिला दिया, डॉट डॉट करके, ठीक है। डॉट डॉट कर दिया, मैंने मिला दिया। आपको कोई आपत्ति है? तो नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, ये क्या है? तो ये हमारा दोस्तों मध्य बिंदु है, ये भी हमारा क्या है? मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है, ठीक है। अब आइए इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, ए बी ई त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ ए बी ई त्रिभुज को देख रहे हैं। तो इस ए बी ई त्रिभुज में मान लीजिए ये जो बी शीर्ष से माध्यिका खींची गई है दोस्तों, ये M1 है, क्या है? M1 है। ये जो हमने बी शीर्ष से माध्यिका खींची है वो M1 है, और जो हमने सी शीर्ष से माध्यिका खींची है वो M2 है, ठीक है, M2 है, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इस समकोण त्रिभुज में आप इस समकोण त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ। तो इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, मतलब ये जो हमारा माध्यिका है M1, ये हमारा क्या है? कर्ण है। और आपको चित्र ये पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका वर्ग जो होता है, उसका जो वर्ग होता है दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इस भुजा का जो वर्ग होगा, इस भुजा और इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा, वर्गों के योग के बराबर होगा। मतलब M1 स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार तो आप बड़े वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, इसी प्रकार तो आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ इस त्रिभुज को ADC त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ। तो ADC त्रिभुज में यहाँ पर बनने वाला कोण 90 है, इसलिए इसके सामने वाला जो हमारा माध्यिका M2 है वो हमारा कर्ण होगा। और आपको अच्छे से ये पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, वो वास्तव में दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब M2 स्क्वायर जो होगा वो AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होगा, AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ दे रहा हूँ, दोनों रिजल्ट को मैं जोड़ दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दोनों रिजल्ट को मैं यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं दोनों रिजल्ट को जोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ दोस्तों, मुझे क्या मिलेगा? तो देखिए, जब आप जोड़ोगे तो इधर तो हमें मिलेगा M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। क्या मिलेगा? M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, ठीक है। बराबर का साइन लगाया, ठीक है, बराबर का साइन लगाया, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, जब मैं जोड़ूंगा तो AB स्क्वायर प्लस AC आएगा, कहोगे हाँ। AC स्क्वायर आएगा, कहोगे हाँ। और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ? BC स्क्वायर लिखता हूँ। तो इसके जगह और इसके जगह मैंने BC स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मैं जोड़ूंगा तो AD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर आएगा, कहोगे हाँ। और AD स्क्वायर और AE स्क्वायर को मैं लिखता हूँ DE स्क्वायर। क्या लिखता हूँ? DE स्क्वायर लिखता हूँ, DE स्क्वायर लिखता हूँ। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि M1 जो दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो है वो BC स्क्वायर और DE स्क्वायर के सम के बराबर है, कहोगे हाँ। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में B शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है और C शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है, तो दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होगा वो BC स्क्वायर और DE स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में B शीर्ष से एक माध्यिका BE खींची गई है और C शीर्ष से एक माध्यिका CD खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होगा वो BC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये क्या है? तो ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है। हाँ पुनः दोस्तों आप देख रहे दोस्तों ये हमारा मध्य बिंदु है और ये भी मध्य बिंदु है। हाँ पुनः दोस्तों इस भुजा का मध्य बिंदु ये है और इस भुजा का मध्य बिंदु ए है। तो जब किसी समकोण जब हम किसी त्रिभुज के दो भुजाओं पर स्थित मध्य बिंदुओं को
एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो वो रेखा जो होती है तीसरी रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है और उसकी आधी होती है, उसकी आधी होती है। जब तो हम किसी त्रिभुज में दो भुजाओं पर स्थित मध्य बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो वो रेखा जो होती है तीसरी भुजा के समानांतर होती है और उसकी जो लंबाई होती है तीसरी भुजा की आधी होती है। तो दोस्तों अगर इस भुजा और इस भुजा पर मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है, एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है तो ये जो रेखा होगा इस रेखा के समानांतर होगा और इसकी जो लंबाई होगी इसकी जो लंबाई होगी इसकी जो लंबाई होगी इस बीसी भुजा के बीसी भुजा की आधे के बराबर होगी, बीसी भुजा की आधी होगी। इससे डीई की जो लंबाई होगी इसकी जो लंबाई होगी ये बीसी वाली भुजा की आधी होगी, मतलब डीई बराबर होगा बीसी अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, अगर डीई बराबर बीसी अपॉन 2 है तो क्या मैं डीई की जगह बीसी अपॉन 2 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो क्या मिलेगा? तो देखिए जब आप लिखोगे तो m1 स्क्वायर, ये आपको रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ बीसी अपॉन 2 तो बीसी स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, बीसी स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, बीसी स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब इसे अगर मैं सोल्व करता हूँ, अगर मैं इसे यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा? तो देखिए जब आप सोल्व करोगे तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर बराबर आएगा 4 5 5/4 बीसी स्क्वायर किया जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो है वास्तव में इस कर्ण वाली भुजा के 5/4 गुणे के बराबर है। तो यहीं से एक दूसरा नियम निकल लेता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि बी शीर्ष से एक माध्यिका और सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है सीडी, बी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है बीई और सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है सीडी, तो ऐसी स्थिति में दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होगा वो कर्ण वाली भुजा के वर्ग के 5/4 गुणे के बराबर होगा। ठीक है, तो दो रिजल्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, दो रिजल्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, दो रिजल्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ ये सारी चीजें हमें क्लियर है और ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से याद रहेगी। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, सीधे इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। आपको दे देगा आपको दोनों माध्यिकाएं देकर बीसी और डीई का स्क्वायर पूछ सकता है, बीसी और डीई का स्क्वायर पूछ सकता है। ठीक है, या बीसी और डीई की वैल्यू देकर इस वाली भुजा की वैल्यू देकर दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग पूछ सकता है। ठीक है, या आपसे कह सकता है आपसे ये वाली केवल भुजा देकर दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग पूछ सकता है। हाँ हो सकता है केवल एक माध्यिका दे और कर्ण वाली भुजा दे दे और दूसरी माध्यिका पूछ ले, तो ऐसा भी कर सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है, आइए हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और अच्छी तरीके से क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमसे क्या कह रहा है? देखिए हमसे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए जो है वो 90 डिग्री का है। हम कह रहा है कर्ण बीसी की माप जो है 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि माध्यिका सीडी की लंबाई जो है 8 है, कह रहा है यदि माध्यिका सीडी की लंबाई जो है 8 है तो दूसरी माध्यिका बीई की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले मैं जैसी आकृति यहाँ पर बना है वैसी ही आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, जैसी आकृति यहाँ पर बना है वैसी ही मैं आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ। तो आपके सामने जैसी आकृति बना है वैसी ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जो है 90 डिग्री है। आगे कह रहा है कि ये जो बीसी भुजा है, ये जो हमारी कर्ण बीसी है, इसकी लंबाई हमें कह रहा है कि 10 है। क्या है? 10। आगे कह रहा है कि जो माध्यिका सीडी है, ये जो सीडी है इसकी लंबाई 8 है। क्या है? 8 है। 8 है। ठीक है, आगे कह रहा है कि दूसरी माध्यिका बीई की लंबाई क्या होगी? इस माध्यिका की लंबाई क्या होगी? इस माध्यिका की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि बी शीर्ष से और सी शीर्ष से माध्यिका खींची गई है तो दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होगा दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होगा कर्ण वाली भुजा के वर्ग के 5/4 गुणे के बराबर होगा। कर्ण वाली भुजा के वर्ग के 5/4 गुणे के बराबर होगा।
मतलब बीई स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर बराबर होगा 5/4 बीसी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं सारी वैल्यू पुट कर ले रहा हूँ। तो सीडी की वैल्यू कितनी दी है, तो सीडी की वैल्यू 8 दी है। अच्छा, बीसी की वैल्यू क्या दी है, तो 10 दी है। क्या दी है, 10। अगर मैं यहाँ पर 10 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, तो देखिए जब 10 रखोगे तो 100 होगा, और 100 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, 100 की मल्टीप्लाई 5 से होगी। अब जब 100 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 500/4 होगा, तो हो गया, हाँ 500/4 होगा। और यहाँ पर होगा 8 स्क्वायर मतलब 64 होगा, और 64 इधर जाएगा। हाँ हाँ, तो इस प्रकार बीई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए बीई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 500/4। 500 बटे क्यों कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर तो आएगा 100, और 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा क्या, 25। 25 पंजे होता है 125, तो यहाँ पर तो आएगा 125, और 125 में से 64 जाके घटेगा, तो देखो 125 में से 125 में से 64 जाके घटेगा तो क्या मिलेगा, तो देखिए जब घटाओगे तो हमारा मिलेगा 64। एक मिनट हो गया, 64 घटाइए, 64 अगर मैं घटाता हूँ तो 61 मिलेगा। क्या मिलेगा, 61 मिलेगा। हाँ, तो हमें बीई स्क्वायर बराबर मिला 61। अगर मैं यहाँ पर बीई की वैल्यू निकालता हूँ, बीई की वैल्यू निकालता हूँ तो बीई की वैल्यू आएगा √61। क्या आएगा, √61 सेंटीमीटर। हाँ, मतलब ये जो दूसरी माध्यिका हमारी बीई है, इसकी लंबाई 61 √61 सेंटीमीटर, √61 सेंटीमीटर है। आप यहाँ तक मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए जो है 90 डिग्री है। कह रहा है यदि माध्यिका बीई की लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर है, और माध्यिका सीडी की लंबाई जो है √19 है, तो कर्ण बीसी की माप क्या होगी, कर्ण बीसी की माप क्या होगी। हाँ, आपसे यहाँ पर बीसी स्क्वायर और डीई स्क्वायर का सम भी पूछ सकता था। यहाँ पर आपसे दोस्तों बीसी स्क्वायर और डीई स्क्वायर का सम भी पूछ सकता था। ठीक है, तो सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी मैं आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ। तो आपके सामने जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है, वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। हाँ हाँ, ठीक है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि जहां पर ए जो है 90 डिग्री कोण बनता है, मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि ये जो बीई माध्यिका है इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। कह रहा है जो बीई माध्यिका है इसकी लंबाई 9 है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो माध्यिका सीडी है इसकी लंबाई √19 है। हाँ, ठीक है। कह रहा है कर्ण बीसी की माप क्या होगी। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि जब किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में हम बी शीर्ष से और सी शीर्ष से एक माध्यिका खींचते हैं तो उन माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होता है, उन माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होता है, उन माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होता है कर्ण वाली भुजा के वर्ग के 5/4 गुने के बराबर होता है। कर्ण वाली भुजा के वर्ग के 5/4 गुने के बराबर। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि बीई स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर बराबर होगा 5/4 बीसी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बीई की वैल्यू कितनी दी है, तो देखिए बीई की वैल्यू 9 दी है। यहाँ पर 9 लिख दूंगा तो आएगा 81 हो गया, इसी पर आएगा 81 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तो सीडी की वैल्यू क्या दिया है, तो देखिए सीडी की वैल्यू हमें दिया है √19। जब √19 की 2 बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 19 बराबर 5/4 बीसी स्क्वायर, 5/4 बीसी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा 100, और 100 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 20, और 20 की मल्टीप्लाई जब मैं 4 से करूंगा तो आएगा 80। हाँ, तो इस प्रकार बीसी स्क्वायर बराबर क्या आया, बीसी स्क्वायर बराबर आया बीसी स्क्वायर बराबर आया 80। अगर तो मैं यहाँ पर बीसी की वैल्यू निकालता हूँ, बीसी की वैल्यू आएगी 4√5। क्या आएगा, 4√5। मतलब क्या कहोगे, मतलब देखें तो जो बीसी भुजा है हमारी, मतलब कर्ण वाली जो भुजा है वो कुछ और नहीं 4√5 सेंटीमीटर है। क्या, 4√5 सेंटीमीटर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हमसे यहाँ पर बीसी और डीई भुजा के वर्गों का योग भी पूछ सकता था। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सारे दोनों रिजल्ट बस ध्यान रखने हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, अब आइए तो हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, और यही आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है, और ये आपका सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हमारा चल रहा था, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और कल से हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम होगा सिमिलरिटी। क्या, सिमिलरिटी। ठीक है, पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं क्रमशः M1 M2 और M3 है,
कह रहा है कि जहां पर M1 का स्क्वायर और M2 का जो स्क्वायर है वो M3 के स्क्वायर के बराबर है, मतलब दोनों छोटी माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो है वो सबसे बड़ी माध्यिका के वर्ग के बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि तो ऐसी विशेष स्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 2/3 M1 इंटू M2 होगा, 2/3 M1 इंटू M2 होगा। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं यहाँ पर, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। ये दोस्तों हमारा एक त्रिभुज त्रिभुज है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का जो ये वाला शीर्ष है ये ए है, ये वाला शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष सी है। तो मैंने यहाँ से एक माध्यिका मैंने M1 खींची, तो मैंने एक माध्यिका यहाँ से एक दोस्तों यहाँ से मैंने एक माध्यिका M1 खींची। इसी प्रकार दोस्तों मैंने सी शीर्ष से एक माध्यिका M2 खींची, सी शीर्ष से एक माध्यिका M2 खींची, सी शीर्ष से एक माध्यिका M2 खींची। इसी प्रकार दोस्तों मैंने बी शीर्ष से एक माध्यिका M3 M3 खींचा। इसी प्रकार दोस्तों मैंने बी शीर्ष से एक माध्यिका M3 खींच लिया। ठीक है, M3 खींच लिया। अगर दोस्तों इस दोस्तों अगर M1 और M अगर दोस्तों दोनों छोटी माध्यिका अगर दोस्तों M1 और M2 माध्यिका का वर्ग, अगर दोस्तों M1 और M2 माध्यिकाओं के वर्ग का योग जो है दोस्तों, अगर दोस्तों M1 और M2 माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो है वो तीसरी माध्यिका के वर्ग के बराबर है। अगर तो इन तीनों माध्यिकाओं में से दोस्तों यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज एबीसी खींचा। ठीक है, इस त्रिभुज एबीसी में मैंने ए शीर्ष से एक माध्यिका M1 खींची, एक माध्यिका हमारा सी शीर्ष से मैंने M2 खींची, एक माध्यिका मैंने सी तीसरे शीर्ष से M3 खींची। ठीक है, अगर दोस्तों इन तीनों माध्यिकाओं में से किन्हीं भी दो माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो है, किन्हीं भी दो माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो है सबसे बड़ी माध्यिका के वर्ग के बराबर है, इन्हीं में दो माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो है सबसे बड़ी माध्यिका के वर्ग के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 2/3 इंटू M1 इंटू M2 होगा, जहां पर M1 और M2 जो है दोनों छोटी माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं M1 और M2 और M3 खींची गई हैं और उनमें उन तीनों माध्यिकाओं में से किन्हीं भी दो माध्यिका के वर्गों का योग जो होगा सब तीसरे माध्यिका के वर्ग के बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 2/3 M1 इंटू M2 होगा, M1 इंटू M2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है कोई नहीं, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसके ऊपर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है तो देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर लंबी है। कह रहा है यदि 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर वाली माध्यिकाएं परस्पर लंबवत है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों ये वाला जो शीर्ष है ये है, ये वाला शीर्ष हमारा बी है और ये वाला शीर्ष हमारा सी है। ठीक है, तो यहाँ से इस शीर्ष से एक माध्यिका M1 खींची गई है। दोस्तों इस शीर्ष से एक माध्यिका M1 खींची गई है जिसकी वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर दी है, तो जिसकी लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। इसी प्रकार दोस्तों बी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है, बी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है जिसकी लंबाई इसी प्रकार दोस्तों बी शीर्ष से एक माध्यिका M2 खींची गई है जिसकी लंबाई हमें इसी प्रकार तो इसी प्रकार दोस्तों सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है, इसी प्रकार दोस्तों सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है जिसकी लंबाई हमें 24 सेंटीमीटर दी गई है। क्या दी गई, 24 दी गई है क्या, हाँ 24 सेंटीमीटर दी गई है। क्या दी गई है, 24 सेंटीमीटर दी गई है, 24 सेंटीमीटर दी गई है।
ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है जिसकी लंबाई हमें 26 सेंटीमीटर दी गई है, तो हाँ 26 सेंटीमीटर दी गई है। दोस्तों एक त्रिभुज हमारा एबी दोस्तों एक त्रिभुज हमारा एबीसी है और उस त्रिभुज एबीसी में ए शीर्ष से एक माध्यिका M1 खींची गई है जिसकी लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है M2 जिसकी लंबाई हमें 24 सेंटीमीटर दी गई है और बी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है जिसकी लंबाई एक माध्यिका M3 खींची गई है इसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर दी गई है। हाँ कह रहा है कि ये जो 10 और 24 सेंटीमीटर वाली माध्यिकाएं हैं परस्पर एक दूसरे लंबवत हैं एक दूसरे पर। कह रहा है कि तब बताइए त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या है इस त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची गई हैं। हाँ 3 माध्यिकाएं खींची गई हैं। हाँ 3 माध्यिकाएं खींची गई हैं। हाँ और इस त्रिभुज का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर आप अगर दोस्तों गौर पूर्वक यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों छोटी माध्यिकाओं के वर्ग का योग जो है सबसे बड़ी वाली माध्यिका के वर्ग के बराबर है। कहोगे हाँ अगर दोस्तों इन दोनों माध्यिकाओं इस माध्यिका के वर्गों का योग जो है इस वाली माध्यिका के वर्ग के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 2/3 दोनों 2/3 10 into 24 के बराबर होगा। 10 into 24 के बराबर होगा क्योंकि आपको क्षेत्र ये पता है कि जब किसी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं M1 M2 M3 खींची जाती हैं और उन तीनों माध्यिकाओं में से दोनों छोटी जो माध्यिकाएं हैं उनका वर्ग जो होता है सबसे बड़ी माध्यिका M3 के बराबर होता है M3 के वर्ग के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है 2/3 M1 into M2 होता है। तो इस हिसाब से देखा है तो यहाँ पर जो होगा इस त्रिभुज क्षेत्रफल जो होगा 2/3 M1 into M1 into M2 होगा। कहोगे हाँ और M1 की वैल्यू क्या है। कहोगे M1 की वैल्यू 10 है और M2 की वैल्यू 24 है। अब मैं यहाँ पर काटाकुटी बता देता हूँ 3 अट्ठे कहोगे 3 अट्ठे 24 होता है। 3 अट्ठे 24 होता है। हाँ 8 दूनी 16 की मल्टीप्लाई 10 से करता हूँ तो क्या आएगा। कहोगे देखिए 16 की जब मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 160 आएगा। हाँ मतलब इस त्रिभुज जो क्षेत्रफल होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि आपको अगर याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि अगर याद नहीं है तो आप कर नहीं सकते हो कर सकते हो। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कैसे आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये जो माध्यिका है और ये जो माध्यिका है एक दूसरे पर लंबवत है। कहोगे हाँ दोस्तों ये हमारा क्या है केंद्रक है क्योंकि तीनों माध्यिकाएं यहाँ पर मिल रही है। कहोगे हाँ और आपको चित्र में पता है कि केंद्रक जो होता है किसी भी माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। कहोगे हाँ मतलब दिखाई तो इस केंद्रक ने इस माध्यिका को 2:1 में विभक्त किया होगा। मतलब अगर इस माध्यिका की मतलब देखा जाए तो अगर इस हिस्से का ये वाला हिस्सा 2 यूनिट है तो ये वाला जो हिस्सा है 1 यूनिट है। हाँ मतलब देखा जाए तो ये माध्यिका अगर कुल मिलाकर 3 यूनिट है तो ये वाला हिस्सा 2 यूनिट होगा और ये वाला हिस्सा 1 यूनिट होगा। तो मैं अगर देखता हूँ तो ये वाली माध्यिका क्या है 3 यूनिट है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 24 है। मतलब 3 बराबर है 24 की तो 1 बराबर 8 की होगा। तो ये वाला हिस्सा कितना होगा। देखिए ये वाला हिस्सा हमारा ये वाला जो हिस्सा है हमारा ये 2 यूनिट है। अगर 1 बराबर है 8 के तो 2 बराबर कितने को 2 बराबर 16 की। मतलब ये वाला जो हिस्सा है 16 सेंटीमीटर है। हाँ 16 सेंटीमीटर है। ठीक है यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसी प्रकार इस पे आ जाइए दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों इस पर आ जाइए। अब दोस्तों आपको चित्र में पता है कि इस माध्यिका को भी 2:1 में विभक्त किया हुआ इस केंद्रक ने। मतलब अगर इस खंड की लंबाई 2 यूनिट है तो इस खंड की लंबाई 1 होगी। मतलब अगर ये पूरी माध्यिका हमारी 3 यूनिट रही होगी तो इस केंद्रक ने इस माध्यिका को 2:1 में विभक्त किया होगा। मतलब अगर इस खंड की लंबाई 2 यूनिट हो गई होगी और इस खंड की लंबाई 1 यूनिट हो गई होगी। हाँ तो इस प्रकार देखा है तो इस माध्यिका की लंबाई कितनी तो 3 यूनिट है तो इस खंड की लंबाई 2 यूनिट होगी और इस खंड की लंबाई 1 यूनिट होगी। ठीक है तो अगर मैं अपने अनुसार देखता हूँ तो इस माध्यिका की लंबाई 3 यूनिट है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 है। मतलब 3 यूनिट बराबर है 10 के। कहोगे हाँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हुई। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 10/3 के बराबर होगी। तो इस खंड की लंबाई क्या है। देखिए 2 यूनिट है। अगर एक खंड की लंबाई जो अगर 1 यूनिट की वैल्यू जो है 10/3 है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। 2 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 20/3 होगी। 20/3 होगी। मतलब क्या है। मतलब देखा जाए तो ये वाला जो खंड है हमारा 20/3 सेंटीमीटर है। 20/3 सेंटीमीटर। अब सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये दोनों माध्यिकाएं जो है एक दूसरे पर लंबवत हो रही थी तो इसलिए ये वाला त्रिभुज हमारा समकोण है। और किसी भी समकोण त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार कितना को 16 मान लीजिए ऊंचाई क्या मान लीजिए 20/3 मान लीजिए 20/3 मान लीजिए।
मैं 20/3 मान लूँ। ठीक है? तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आगे का होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा केंद्रक है तो यहाँ, और आपको चित्र में पता है कि अगर मैं केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिला देता हूँ तो पूरा क्षेत्रफल 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है तो यहाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर इस केंद्र को इस शीर्ष से और इस शीर्ष से इस शीर्ष से मिला दिया गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगा यहाँ। तो एक भाग का क्षेत्रफल इतना है, तो तीनों भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? तीनों भाग का क्षेत्रफल इतना होगा, मात्र पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। अब इससे मैं काटा पिटी मचा लेता हूँ, तो आएगा 160 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मतलब इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, मैंने इसलिए बताया दोस्तों, मैंने इसलिए बताया ऐसा, कभी कभी यहाँ पर हमसे समकोण त्रिभुज नहीं कहेगा, समकोण यहाँ पर नहीं कहेगा कि ये दोनों जो माध्यिकाएं हैं वो एक दूसरे का लंबवत काट रही हैं। तो वहां पर आपको ध्यान देना है, वहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर अगर अब वहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर इन्हीं में दोनों छोटी माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो है सबसे बड़ी माध्यिका के वर्गों का योग के बराबर है, तो क्षेत्रफल जो होगा इस त्रिभुज उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 2/3 दोनों माध्यिकाओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। 2/3 इंटू दोनों माध्यिकाओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये आपको दोनों छोटी माध्यिकाओं के गुणनफल के बराबर होगा, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये जो पूरा हमारा चैप्टर था सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ये पूरी तरीके से मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है, तो कल हम इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ मिलेंगे और नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सिमिलरिटी। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।